गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर डिले। एक लेक्चर वो रुइन हो गया है, मैंने रिकॉर्ड चेक करके देखा था, वो कहीं सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है बिट्टू, है ना, सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। ये सेकंड टाइम फिर से कर रहा हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स, and today we will deal with the types of steel, uh, and today we will deal with the first type of steel. Why? Because we know that there are only two basic types of steels found in pteridophytes. One is proto steel, and it has uh, further types, whereas second type of steel is called a siphono steel, which again has various types. But today we will deal with the proto steel type. ठीक है बच्चों, और प्रोटो स्टील में भी जो डिफरेंट टाइप्स है, different or four different types of proto steels have been recognized in different members of pteridophytes. So today we are going to deal with these four types one by one. But before that बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हल्का सा एक फ्लैशबैक कर लेते हैं regarding this Steeler system. What is our Steeler system in pteridophytes? That it is a conduction system in pteridophytes comprised by xylem and phloem, in which xylem occupies a place in the center of any axis, followed by phloem, then by pericycle, and finally endodermis. So this tissue system in the form of xylem and phloem, it makes the conduction system called Steeler system in a pteridophytic group of plants. And what is a protosteel? That a steel without pith is a protosteel. ठीक है, हमको मालूम है xylem always occupies a place in the center, and in case of protosteel xylem is solid. हम बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, xylem is solid हम इसलिए बोलते हैं because of absence of pith. ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है protosteel. And what are the further types? We will deal with one by one. तो सबसे पहले protosteel. It is the simplest and most primitive type of steel found in pteridophytes. All other types of steels have been derived from protosteel, or all other types of steels have evolved from a protosteel. It consists of centrally located xylem without pith. ये याद रखना है बच्चों, प्रोटोस्टील का पहला पहचान है विदाउट पिथ होना, पिथ इसमें नहीं रहता है. एंड इट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, एंड देन बाय पेरिसाइकल, एंड बाय एंडोडर्मिस. सो दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोटोस्टील. ये याद रखना है बच्चों, प्रोटोस्टील के पास कभी भी पिथ नहीं होता है, और अगर प्रोटोस्टील में पिथ अराइज हो जाता है तो वो स्टील बन जाता है हमारा साइफोनो स्टील. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग अ प्रोटो स्टील, दैट देयर इज नो पिथ. अब बात करते हैं कि प्रोटोस्टील कहां कहां पाया जाता है बच्चों. ठीक है, जो लीफ एंड लीफलेट्स है, प्लस जो रूट सिस्टम है, रूट्स इन ऑल टेरिडोफाइट्स, सभी टेरिडोफाइट्स में बच्चों. ठीक है, इनमें हमेशा प्रोटोस्टील होगा. प्रोटोस्टील के भी हालांकि आगे 4 टाइप्स हैं, ठीक है, तो उनमें से जो टाइप्स है वो रहेंगे, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट ऑलवेज इट इज प्रोटोस्टील, ऑलवेज इन ऑल टेरिडोफाइट्स. रूट्स एंड leaflets always possess a protosteel, whereas it is present in
स्टेम आल्सो बट इन लोअर मेंबर्स। बच्चों याद रखना है, साइलोफाइटा, ये लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने स्लाइड में लिखा नहीं है। साइलोफाइटा और लाइकोफाइटा के मेंबर्स में स्पेशली लाइको PHYTA, लाइकोफाइटा और साइलोफाइटा के मेंबर्स में जो राइजोम है और जो एरियल स्टेम है उनमें भी प्रोटोस्टील पाया जाता है बच्चों। ठीक है, हालांकि सभी मेंबर्स में नहीं होंगे, लेकिन दे डू एग्जिस्ट इन सम लोअर मेंबर्स। प्रोटोस्टील इज फाउंड इन द राइजोम एंड एरियल स्टेम ऑफ सम लोअर मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब बात करते हैं इनके टाइप्स के। मैंने आप लोगों को एक वॉइस मैसेज भेजा था, उसमें मैंने बता दिया था, ठीक है, दैट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील्स। वन इज हैप्लोस्टील, second one is actinosteel, third one is plectosteel and the fourth one is mixed protosteel। इनका डिटेल 1 by 1 आगे मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, ठीक है, पर एक एक पॉइंट में हल्का सा मैं फिर आप लोगों को री मेमोराइज कर लेता हूं। दैट इन हैप्लोस्टील either there is no differentiation between xylem, protoxylem and metaxylem groups, or if there are protoxylem and metaxylem groups differentiated, simply saying, if there are protoxylem groups present, they never make a radiating arm. Why? Because if they make radiating arm, the steel becomes actinosteel। ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है हैप्लोस्टील को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इन हैप्लोस्टील the xylem of the boundary of xylem and phloem they run in uniformity। बच्चों वो कैसे यूनिफॉर्मिटी में रन करते हैं आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं फिर हल्का सा एक मस्करा वाले अंदाज में बता देता हूं। इसमें xylem और phloem का जो बाउंड्री है वो बराबर बराबर रहता है। ये प्यार से जीते बच्चों, ये लड़ाई नहीं करते हैं। एक ने अपने टिश्यू दूसरे के रीजन में इन्वेड करा दिया, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। तभी ये शब्द दिया गया है यूनिफॉर्मिटी। जो सेकंड केस है एक्टिनोस्टील, इसमें रेडिएटिंग आर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो थर्ड टाइप है प्लेक्टोस्टील, इसमें जाइलम डिफरेंट प्लेट्स के रूप में टूट जाता है। दैट जाइलम ब्रेक्स इनटू डिफरेंट प्लेट्स एंड मेक्स प्लेक्टोस्टील। एंड in case of fourth type, that is mixed protosteel, the xylem, centrally located solid xylem, it breaks into many isolated strands and it makes mixed protosteel। एक एक करके हमने आगे डिटेल में करना ही करना है बच्चों। लेकिन जब तक इवोल्यूशन की बात है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक का टाइटल में भी यही है बच्चों, है ना, इवोल्यूशन इन स्टीलर सिस्टम। सो द हैप्लोस्टील इज मदर टू ऑल स्टील्स, ऑल अदर टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील्स as well as all other types of siphonosteels have been derived from or have evolved from haplosteel, ठीक है। So these 3 other types of steels, for example this actinosteel has evolved from haplosteel, and when we talk about plectosteel, plectosteel may either have evolved from haplosteel or it may be derived from actinosteel, while talking about fourth type of steel, that is mixed protosteel, it may either be derived from a haplosteel or an actinosteel or even from a plectosteel। So in next slides we will deal with all these 4 types one by one। अब एक और बात मैं बता देना चाहूंगा बच्चों, जो ये 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटोस्टील्स हैं, इनका जो डिफरेंट टाइप्स है वो किस बेस पे बनता है? ये सिर्फ जाइलम की वजह से बनता है बच्चों, जाइलम के नेचर की वजह से, ठीक है। आइदर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अरेंजमेंट और इट्स नेचर, ठीक है। तो उस बेस पर जाइलम के सेल्स के बेस पर या जाइलम के बेस पर ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोस्टील्स हमारे पास बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम, अच्छा ये चलो छोड़ो इसको, अभी अभी इसका काम नहीं है। तो सबसे पहले हम हैप्लोस्टील समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। हैप्लोस्टील इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल स्टील्स।
because all other types of steels, they have evolved from a haplosteel. Thus haplosteel is also called mother of all other steels, or simply it is said to be a mother steel. अब बात आता है कि हैप्लोस्टील होता क्या है. हैप्लोस्टील इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोस्टील दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रल सॉलिड कोर ऑफ जाइलम. सॉलिड कोर का मतलब हुआ बच्चों कि दिस इज अ प्रोटोस्टील. दिस इज अ प्रोटोस्टील because if the center is not solid or if the xylem is not solid, it becomes a siphonosteel. And if the xylem is not solid, that means there is pith present in the center. So haplosteel, it consists of central solid core of xylem surrounded by uniform layer of phloem. ये याद रखना है बच्चों. इनका जो बाउंड्री है, जाइलम का बाउंड्री, that runs in uniformity with the boundary of phloem. ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि जाइलम का बाउंड्री जो है दैट रन्स इन यूनिफॉर्मिटी विद द बाउंड्री ऑफ फ्लोएम. आगे मैं इमेजेस दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को सारा पता चल जाएगा. ठीक है, जब यूनिफॉर्मिटी की जब हम बात करेंगे बच्चों, मैं एक डायग्राम यहां ड्रा करूंगा, एक रफ जैसा, जो आपका स्टील को दिखाता है. और स्टील में भी जाइलम और फ्लोएम, यहां पर मैं एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल को पूरा ड्रा नहीं कर रहा हूं. What I am drawing here is phloem and xylem. ठीक है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है. जो फ्लोएम का बाउंड्री और जाइलम का बाउंड्री है बच्चों, ये यूनिफॉर्मिटी में रन कर रहे हैं कि इनके पास कि ये जो बाउंड्री है इन दोनों का, कोई सा भी, ना तो जाइलम का नेचर ना तो फ्लोएम का नेचर इसमें इन्वेसिव है. ठीक है, एक और डायग्राम में ड्रा करता हूं. ज्यादातर केस में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, जो जाइलम और फ्लोएम हम लोग इसको सर्कुलर रूप में लेते हैं. सर्कुलर सा दिखेगा, हमेशा जरूरी नहीं है. जैसे हमारे पास एक प्लांट है सेलेजिनेला, जब हम उसका स्टेम देखेंगे, ठीक है, उसमें हमको एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल कुछ इस तरह से नजर आता है, सर्कुलर नहीं रहता है. इसके बाद पेरिसाइकल, उसके बाद एंडोडर्मिस, मैं ड्रा नहीं कर रहा हूं. दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम. अगेन व्हाट वी सी हियर दैट द बाउंड्री इज इन यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, इसके कंट्रास्ट में मैं एक और डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल जैसा, जिसमें हमको यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आएगा. जैसे ऐसा है, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम. व्हाट डू वी सी दैट हियर एंड हियर द बाउंड्री इज इन यूनिफॉर्मिटी, वेयर एज इन दिस प्लेस एंड एट दिस पॉइंट द बाउंड्री इज नॉट इन यूनिफॉर्मिटी. सो दिस इज इट. लेकिन हैप्लोस्टील में हमेशा याद रखना है बच्चों, इनका बाउंड्री हमेशा यूनिफॉर्मिटी में चलता है. हालांकि जिन हैप्लोस्टील्स में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ग्रुप्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, वहां पर यूनिफॉर्मिटी का कांसेप्ट नहीं आएगा बच्चों. जैसे आगे कुछ इमेजेस दिखाऊंगा मैं, लीफ और लीफलेट्स के स्टील्स का इमेजेस दिखाऊंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो इन अ हैप्लोस्टील आइदर देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल इन राइनिया स्टेम, ठीक है, the xylem elements are all of same type, and in rhizome of xylotum again, and in leaf and leaflets of majority, हम majority की बजाय all pteridophytes भी लिख सकते हैं बच्चों. सब pteridophytes में the steel is always a haplosteel and there is no differentiation between protoxylem and metaxylem elements. ठीक है, और अगर प्रोटोजाइलम ग्रुप्स आ जाते हैं, दिखते हैं कहीं पर, ठीक है, तो वो हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे बाहर की तरफ. किस लिए बच्चों, ये मैं पिछले इस इमेज से बता दूंगा बच्चों को, यहां पर जैसे. ठीक है, आइदर देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ग्रुप्स. लेकिन अगर कहीं आ जाते हैं प्रोटोजाइलम ग्रुप्स, ठीक है, जो कि एक या एक से अधिक होते हैं, ठीक है, और जिनके लिए टर्म दिया जाता है मोनार्च कंडीशन, डाईआर्च, बाईआर्च और डाईआर्च, ट्राईआर्च, टेट्रार्च. ठीक है, और मोर देन वन अगर ग्रुप्स होंगे प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स के, तो उनके लिए एक नाम दिया जाता है बच्चों पॉलीआर्च, सिंपली सेइंग. ठीक है, पॉलीआर्च कंडीशन. ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चों. लेकिन ये कभी भी रेडिएटिंग आर्म्स नहीं बनाएंगे. ठीक है,
तो जो ये ब्लू में मार्क किया है मैंने, ये प्रोटोजाइलम ग्रुप्स हैं और हमेशा ये बाहर की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है टेरिडोफाइट्स में जाइलम एलिमेंट्स का कंडीशन कैसा होता है बच्चों, एक्सार्च। और एक्सार्च कंडीशन का क्या मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम ग्रुप्स आर फेसिंग आउटवर्ड्स whereas metaxylem groups are present towards core or towards inner side। ठीक है, तो अगर जो ये प्रोटोजाइलम ग्रुप्स आ जाते हैं तो या तो एक होगा एक्सार्च कंडीशन में बाहर की तरफ फेस करता हुआ, तो उसको हम बोलेंगे मोनार्च कंडीशन, और दो होंगे तो डाइआर्च, ट्राइआर्च, टेट्रार्च। और जबकि हम ये ऐसा बोल सकते हैं दो से ज्यादा प्रोटोजाइलम ग्रुप्स होंगे तो हम सिंपली एक टर्म यूज करते हैं ऑफ पॉली आर्च कंडीशन, वेयर द प्रोटोजाइलम ग्रुप्स आर फेसिंग आउटवर्ड्स, बट द मेन कंडीशन अगेन इज दैट जाइलम नेवर मेक्स रेडिएटिंग आर्म्स। ठीक है, और रेडिएटिंग आर्म्स होते क्या है बच्चों, इफ वी सी द invasion of xylem, ठीक है, towards outer side in the form of these outgrowths or arms, again can be 2, 3 or more। ठीक है, और रेडिएटिंग आर्म्स क्यों बोलते हैं बच्चों, ये आर्म्स जो है रेडियस के अलोंग बन रहे हैं। ठीक है, और इस केस में जो हैप्लोस्टील नहीं रहता है ये एक्टिनोस्टील बन जाता है। और एक्टिनोस्टील के केस में याद रखना है बच्चों, जो ये प्रोटोजाइलम ग्रुप्स होते हैं ये हमेशा रेडिएटिंग आर्म्स के टिप पर होते हैं। ठीक है, जो प्रोटोजाइलम ग्रुप्स है ये रेडिएटिंग आर्म्स के टिप्स पर होते हैं, जबकि इन हैप्लोस्टील देयर आर नो रेडिएटिंग आर्म्स, सिंपली द प्रोटोजाइलम ग्रुप्स आर फेसिंग आउटवर्ड्स। तो मुझे लगता है हैप्लोस्टील के बारे में अच्छे से जानकारी आप लोगों के पास इकट्ठे हो गया है बच्चों। ठीक है, ये साइलोटम का राइजोम का एनाटॉमी है जिसमें इसका स्टीलर सिस्टम दिखाया गया है और इसमें हमारे पास हैप्लोस्टील रहता है बच्चों। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा एनलार्ज किया है। ठीक है, ये छोटा सा उतना क्लियर नहीं है तो एनलार्ज करके ये अच्छे से दिखेगा। दिस इज पेरिस एंडोडर्मिस, दिस पोर्शन इज पेरिसाइकल, येलो कलर इज फ्लोएम, रेड कलर इज जाइलम, एंड हियर इन जाइलम यू विल सी दैट देयर इज नो सेल्स विद नैरो ल्यूमन, मींस प्रोटोजाइलम ग्रुप एलिमेंट्स कहीं प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जहां पर भी प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स नहीं है तो वो स्टील हमेशा आपका हैप्लोस्टील बन जाएगा बच्चों, ये याद रखना है। एक और एग्जांपल ये राइनिया स्टेम का है, यहां पर भी हमको कोई प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बीच में डिफरेंशिएशन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी जो प्रोटोस्टील है वो एक हैप्लोस्टील टाइप है। ठीक है, दिस इज द स्टील ऑफ लीफलेट और पिन्यूल ऑफ एडियंटम बच्चों। ठीक है, ये क्या नजर आ रहा है यहां पर हमको, दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज पेरिसाइकल, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। However, the boundary of xylem is not in uniformity with the boundary of phloem। ये हमें ये टिपिकल जैसा पॉइंट है बच्चों, लेकिन इसकी खास बात क्या है जाइलम एलिमेंट्स की कि कोई प्रोटोजाइलम ग्रुप्स नजर नहीं आ रहे हैं हमको। ठीक है, तो उस सूरत में स्टील हमेशा एक हैप्लोस्टील रहेगा बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल है सेलेजिनेला लीफ का। सेलेजिनेला लीफलेट नहीं बच्चों, सेलेजिनेला लीफ। व्हाई? Because Selaginella is microphyllous pteridophyte and leaves are simple, entire and small in size। इनमें जो स्टीलर सिस्टम है सेलेजिनेला के लीफ में, इसमें बंडल शीट होता है बच्चों। ये क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल नहीं होता है, इनकी जगह पे बंडल शीट होता है, SHEATH। ठीक है, उसके इमीडिएटली अंदर ये ब्राउन कलर के फ्लोएम है और रेड कलर का जाइलम है। यहां पर भी हम क्या देखते हैं, देयर इज नो प्रोटोजाइलम ग्रुप्स, दैट मींस इट इज अगेन अ हैप्लोस्टील। तो ये याद रखना बच्चों, लीफ और लीफलेट्स का स्टील हमेशा हैप्लोस्टील है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम अ राइजोफोर ऑफ सेलेजिनेला। अब आप लोग बोलोगे राइजोफोर क्या है, ये मैं बाद में बता दूंगा बच्चों जब हम सेलेजिनेला पढ़ेंगे। यहां पर भी हमको हैप्लोस्टील कंडीशन नजर आ रहा है, हैप्लोस्टील टाइप नजर आ रहा है और मोनार्च कंडीशन है बच्चों। व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन प्रोटोजाइलम ग्रुप एंड द बाउंड्री ऑफ इन सच केस
boundary of xylem and boundary of phloem are more or less in uniformity. That means again the steel is a haplosteel. Monarch condition वाला एक और example है. This is the anatomical structure of root of Selaginella. Again here we can see one protoxylem group and rest is metaxylem. ठीक है, तो ये फिर से अगेन मोनार्च कंडीशन वाला हो गया. फिर एक डाइआर्च कंडीशन का दिखाता हूं मैं आपको. हेप्लोस्टील जिसमें डाइआर्च कंडीशन नजर आ रहा है, ये सेलेजिनेला स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है. ये सेक्शन हम लोगों ने खुद निकाला है बच्चों प्रैक्टिकल में. ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लोज में दिखाता हूं आपको. दिस इज एंडोडर्मिस. अब आप लोग बोलोगे सर एंडोडर्मिस क्लियर नहीं है. सेलेजिनेला के स्टेम में एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो रेडियली इलोंगेट हो जाते हैं बच्चों. ठीक है, और एयर स्पेस बनाते हैं, और इन रेडियली इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल्स को हम ट्रेबिक्यूला या ट्रेबिक्यूले बोलते हैं. फिलहाल ये फिर से हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है. हमने क्या पढ़ना है, स्टील. इसके अंदर पेरिसाइकल है जो यहाँ पर क्लियरली डिमार्केट नहीं हो रहा है. उसके बाद जो ये ब्राउनिश पोर्शन है या ग्रेइश पोर्शन है, दिस इज फ्लोएम, एंड सेंट्रल रेडिश पोर्शन इज xylem. What we see that the boundary of a phloem is running in uniformity with the boundary of a xylem at each corner, everywhere, throughout. ठीक है बच्चों, कहीं पर भी ऐसे नहीं लग रहा है कि xylem ने कहीं इन्वेड किया है phloem के अंदर या phloem ने कहीं इन्वेड किया है xylem के अंदर. ठीक है बच्चों, in this case the xylem boundary is running in uniformity with phloem boundary, and we can see two protoxylem groups but not in the form of radiating arms. ठीक है, तो ये कैसा स्टील हो गया, ये एक हैप्लोस्टील है अगेन. और जाइलम एलिमेंट्स का कंडीशन कैसा है, ये डाई आर्च कंडीशन है बच्चों प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स का. देयर आर टू प्रोटोजाइलम ग्रुप्स. ठीक है, अब इसके अलावा कईयों में मोर देन वन प्रोटोजाइलम ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं बच्चों, पोलीआर्च. पोलीआर्च कंडीशन. उस केस में देयर आर मोर देन टू. Here I will draw a tetrarch condition. So these are the protosteel groups which I am drawing with blue color. ठीक, and these are facing outwards, but these are not making radiating arms. If otherwise, they become actinosteel. So this is the type of a haplosteel. Hope you have enjoyed today's lecture. मेरे प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में मैं आपको एक्टिनोस्टील के बारे में बताऊंगा.